नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या बांग्लादेश की आजादी के साथ वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका था, जो अभी तक रुक नहीं रहा है? और क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा, छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुई अशांति ने अब क्या वहां सीधे तौर पर स्पष्ट सांप्रदायिक रंग ले लिया है? हिंदुओं पर कट्टरपंथी जुल्म ढहाने लगे हैं। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल और सम्राट की बेरहम हत्या, इन घटनाओं ने गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया है। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही बर्बरता ने आंतरिक सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया। हालांकि वहां यूनुस की कोई सरकार है नहीं, वो या तो आईएसआई के हाथों में खेल रहा है या वो जमात के हाथों में खेल रहा है। और शायद फरवरी में होने वाले चुनाव में पोलराइजेशन के लिए कट्टर से कट्टर सोच को परिलक्षित करने के लिए हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। लेकिन क्या भारत इसको नजरअंदाज कर रहा है? क्या यह भारत का आंतरिक मामला नहीं है? और क्या बीते कुछ वक्त में 2900 से ज्यादा हमले अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में हो जाना, क्या इस पर एक कठोर एक्शन की जरूरत नहीं है? भारत सरकार ने इसकी निंदा की है, हालात सुधारने की बात कही है, लेकिन क्या इससे हालात सुधरेंगे? और यह सवाल इसलिए क्योंकि वहां जमात को यूनुस का साथ और यूनुस को वहां तारीख का साथ मिला है। और इन तीनों का इतिहास रहा है कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो आने वाला दौर क्या हिंदुओं के लिए और खतरनाक होने वाला है, और उसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी? आज बात इसी मुद्दे पर। इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है। बांग्लादेश को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जब वहां कोई मुद्दा नहीं होता तो एक अल्पसंख्यक हिंदू को मार दिया जाता है और वहां की पूरी सियासत गर्मा जाती है। ऐसा लगता है कि जब जब भारत के खिलाफ साजिशों में पाकिस्तान या चाइना को खुश करना होता है, वहां एक अल्पसंख्यक हिंदू को मार दिया जाता है, वहां की सियासत जिंदा हो जाती है। जब जब उन्हें किसी से फंडिंग लेनी होती है, वहां एक अल्पसंख्यक हिंदू को मार दिया जाता है, मंदिर को जला दिया जाता है, वहां सब कुछ वहां की सियासत के हिसाब से होने लगता है। बांग्लादेश की आजादी के बाद से चाहे कोई वहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहा हो, अल्पसंख्यकों पर बर्बरता रुकी नहीं। और क्या आने वाला दौर और मुश्किल होगा, और उसमें भारत की भूमिका क्या होगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, वीएचपी नेता अमितोष पारिक जी, और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मौलाना नजीम अशरफी मौजूद हैं, और राजनयिक के तौर पर गौरी शंकर गुप्ता मौजूद हैं। शुरुआत गौरी शंकर जी आपके साथ, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको बायलैटरल रिलेशन के जरिए सुधारने की कोशिश भारत सरकार कर रही है, लेकिन यह तो बांग्लादेश के बनने के साथ से ही कर रही है। वहां कभी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रुके नहीं है। और वर्तमान स्थिति को देखिए, यूनुस किस तरीके से सरकार चला रहा है सब जानते हैं, जमात इस्लामी का एजेंडा क्या है ये सब जानते हैं। और अब जो वहां पर तारिक रहमान आया है, उसका इतिहास क्या रहा है और उसके दौर की सरकार का इतिहास क्या रहा है, ये सब जानते हैं। तो क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए और मुश्किल वक्त आ रहा है, और भारत उसमें क्या करेगा? नमस्कार विजेंद्र जी, नमस्कार सभी आपके पैनलिस्ट को, दर्शकों नमस्कार को। सर। देखिए, ये एक समस्या जो है वो जब से भारत का डिवीजन हुआ 47 में, तब से ये समस्या चली आ रही है। अगर आप रिकॉल करें 47 में जो आज बांग्लादेश है या पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उस इलाके में करीब 26 से 30% हिंदू आबादी थी। वो धीरे धीरे घट करके 17-18% हो गई थी 71 तक, और अभी ऐसा बताया जाता है कि वो घट के सिर्फ 7-8% रह गई है। तो ये एक प्रक्रिया चल रही है वर्षों से,
कि या तो हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाए इस्लाम में, या उनको डरा धमका के वहां से भगाया जाए, या किसी तरह से उनको कुछ केसेस में हत्या के भी सबूत सामने आए हैं। तो ये एक कट्टरपंथी जो लोग हैं बांग्लादेश में, उनकी ये चाल हमेशा से रही है। किसी समय ज्यादा एक्टिव हो जाती है, किसी समय कम एक्टिव रहती है। और अभी जब से शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया है वहां पे, और उसके बाद जो अंतरिम सरकार है, उन्होंने जो जिहादी एलिमेंट्स थे, जो कट्टरपंथी एलिमेंट्स थे, उनको जेल से भी रिहा किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। जी। और उसकी वजह से अभी वहाँ जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी जो लोग हैं, उनका बहुत दबदबा बढ़ गया है। और यही कारण है कि वहाँ पे जो आज हमारे प्रवक्ता ने बताया कि 2900 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें हिंदुओं पर अत्याचार सामने आए हैं, चाहे उनके टेम्पल्स को खत्म किया गया हो, उनके घरों पे आग लगाई गई जी, हो, लेकिन गौरी उनके शंकर जी ये तो ऑफिसेज सब को जानते हैं सर। खत्म किया मैं गया आपसे हो, जानना चाह रहा हूं कि ये हत्या रुकेगा की गई। कब, क्योंकि जगन्नाथ मंडल जी की जो गलती रही, अब वो गलती रही या नहीं रही, उन्होंने क्यों वहां पर रोका, खुद तो 3 साल बाद वापस आ गए, बाकी नहीं आ पाए, अब वो चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। मैं उस पूरे लंबे इतिहास के हिस्से में नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या वर्तमान में कुछ ऐसा भारत सरकार कर सकती है कि भविष्य के अंदर वहां अल्पसंख्यक हिंदू सेफ हो जाए? क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मसला है, क्योंकि बांग्लादेश के जो आंतरिक मामले हैं उनमें डायरेक्टली भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगी। वो सरकार के साथ ही बातचीत करके एक किसी भी तरह से कूटनीतिक संबंधों के थ्रू इनको सुलझाना चाहेगी। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार किसी तरह का डायरेक्ट इंटरवेंशन इस मामले में करेगी। ठीक है राजेंद्र या मेघवाल करने जी, से कोई जरा फायदा बताइए भी- कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है, क्योंकि ये एक तरफ तो बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, तो क्या हमें उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? दूसरा, अगर मानवीय पहलू से देखें हम, तो क्या वहां ऐसा किया जाए कि अल्पसंख्यक महफूज हो जाए? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक अभी गौरीशंकर जी को सुन रहा था, तो गौरीशंकर जी पूर्व राजनीतिक रहे हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक या कूटनीतिक भाषा में इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, और दुर्भाग्य से वो इधर उधर की बात करते रहे। आपने सवाल दबाव दे के भी पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। अब देखिए सवाल ये उठता है कि मतलब 4 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का पूरी मोर्चे पे युद्ध शुरू हुआ था, जिस वक्त बांग्लादेश के अंदर बड़ी बुरी हालात थे। उस वक्त बांग्लादेश के अंदर मतलब अमेरिका का ज़बरदस्त दबाव था, रिचर्ड निक्सन का हो, चाहे वहाँ के अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का हो। उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने वहाँ पे जो अत्याचार हो रहे थे हिंदुओं के साथ, और जिस तरीके से वो पलायन कर रहे थे, बॉर्डर के ऊपर आके पलायन कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान की सेना उनके ऊपर अत्याचार कर रही थी। तो उन अत्याचारों को रोकने के लिए उन्होंने भारत की सेना में पूर्वी मोर्चे पे जो सैन्य कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह, उनके 12 दिन के अंदर हमने वो युद्ध जीता। और आपको पता है कि अभी 16 दिसंबर 2025 को वही 53 साल उस युद्ध को हो चुके हैं। हमने, हमारी नेता प्रियंका गांधी, अल्पसंख्यक सेफ हो गए। सुन तो लीजिए ना। नहीं, आपने बड़ा जोर का काम किया, मैं बता रहा हूं ना, बांग्लादेश अलग बना दिया। सुन अब तो जरा लीजिए। यही आंकड़े दे दीजिए 1971 से लेकर 2014 तक छोड़ दीजिए मोदी विजेंद्र जी सुन लीजिए ना, आपको जवाब घटनाएं वहां पर हुई, बताइए आपको सर। जवाब मिल रहा है ना, मैं जवाब दे तो रहा हूं, आपको दूसरे जवाब नहीं दे रहे, लेकिन मेरे जवाब को सुनिए तो सही। मैं आपको कह रहा हूं कि जब प्रियंका गांधी जी ने 16 दिसंबर 2025 को संसद के अंदर यह मामला उठाया कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू ईसाइयों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है, और तो देखिए आप 16 दिसंबर 2025 को जो बांग्लादेश मुक्ति की जो फोटो थी, जिसके अंदर जनरल नियाजी को सरेंडर करवाया था जनरल जगजीत सिंह ने, उस फोटो को सेना मुख्यालय से हटा दिया गया। तो आप सोचिए, ये सरकार, आज विदेश मंत्रालय का एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि साहब 2900 से अधिक घटनाएं होगी। अरे भारत सरकार कर क्या रही है राजनीतिक मोर्चे पे? चलिए सर, मैं आपसे पूछ लेता हूं, भारत सरकार कर क्या रही है? ऑथेंटिकेट करके बता रहा हूं कि 2004 से 14 के बीच में 4000 घटनाएं हुई हैं मेरी बात सुनिए, बांग्लादेश में। वहां पे बताइए क्या किया वहां पे लोकतंत्र था। पाकिस्तान, अरे भाई हुआ क्या? अल्पसंख्यक तो वहां, अल्पसंख्यक हिंदू तो तब भी मर रहा था, आज भी मर रहा है। नहीं ऐसा क्या नहीं बदला वहां है। पर? जब तक वहां पे खालिदा जिया की सरकार थी, वहां पे ये अत्याचार नहीं थे, लेकिन वहां जब एक मिनट, पलट हुआ, क्या हमारी सर? सरकार ने क्या किया? हमारे पड़ोस में खालिदा हो गया। जिया रहमान की सरकार में आप भूल गए हैं शायद।
उसी वक्त यहां शायद बाबरी ढांचे को गिराया गया था और वहां चुन चुन कर मारा गया था। जमात के साथ गठबंधन था। आईएस के कहने पर 4000 एक साल के अंदर घटनाएं वहां पर घटी थी, उसी दौर के अंदर, उसी खालिदा के दौर पर। सुन लीजिए विजेंद्र जी, शेख हसीना ने भारत में असाइलम क्यों लिया भाई? अगर भारत के साथ में उनके अच्छे संबंध नहीं होते तो आप बताइए। मैं कह रहा हूं ना कि भारत की सरकार राजनीतिक मोर्चे पे, राजनीतिक मोर्चे पे, कूटनीतिक मोर्चे पे पूरी तरीके से विफल है। आप इस चीज को समझिए। अरे सर, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, मुझे इससे फर्क पड़ रहा है कि क्या आपकी सरकार में वहां अल्पसंख्यक, क्या आपकी सरकार में वहां अल्पसंख्यक महफूज है? क्या आज महफूज है? क्या भविष्य में महफूज होंगे? या बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदू एंडेंजर्ड स्पीसीज होने वाली है? एंडेंजर्ड स्पीसीज। अमितोष पारिक, अमितोष, अरे सर उससे क्या फर्क पड़ा? आज वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के टुकड़े होने लग रहे हैं। आज हिम्मत दिखाओ। अमितोष पारिक, अमितोष पारिक, सर आपके दो टुकड़े करने से वहां अल्पसंख्यक हिंदू महफूज नहीं हुए, नहीं हुए हैं। पता नहीं है, अरे भाई नहीं हुए हैं। अमितोष पारिक, यहां सवाल इसका है ही नहीं कि भारत में किसकी सरकार है, वहां किसकी सरकार है और किसकी सरकार होगी। दरअसल वहां जिस आइडियोलॉजी को पोषित किया जाता है उसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए वहां जगह ही नहीं है। और मान लिया जाए क्या अमितोष कि 1947 में जो 31% थे वो 1971 में 18% हो गए, वो 2024 के अंदर 25 के अंदर 7% रह गए और शायद 2035 में वो वहां पर एक बड़ा जीरो होंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। अमितोष, सरकार की विफलता है उसके ऊपर आप नहीं बोलेंगे? आज बताइए ना, जब विदेश मंत्रालय ने आज प्रेस रिलीज जारी किया, या आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र मेघवाल जी, 2004 से 2014 के बीच में कितने % अल्पसंख्यक हिंदू वहां मारे गए और सरकार ने क्या किया? कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार बनने के बाद में अमितोष, तख्ता पलट हुआ, हमने क्या किया? हमने क्या किया बताइए? भारत सरकार ने क्या किया? 1971 को याद कीजिए। 1971 में क्या किया आपने? 1971 क्या किया? क्या अल्पसंख्यक महफूज हुए वहां पर? मैं बताता हूं, क्या अल्पसंख्यक महफूज हुए वहां पर? जो किया था वो आपने ये किया। मोदी जी में अगर ताकत है, राजेंद्र मेघवाल जी, इन पन्नों को मत उठाइए सर, आप करिए। मैं कह रहा हूं इन पन्नों को मत उठाइए, क्योंकि 54 सैनिक नहीं आए थे वहां से, हमारे 54 सैनिक नहीं आए थे वहां से, 92,000 की हिरासत के बावजूद 1 साल तक यहाँ खाना खिलाया उनको। अमितोष, आप सरकार एक मिनट सर, प्लीज विद रिक्वेस्ट सर, प्लीज विद रिक्वेस्ट। अमितोष, मेरा बहुत बेसिक सवाल है, वहां जिस आइडियोलॉजी को पोषित किया जाता है वो जमात इस्लामी के इर्द गिर्द घूमती है, आईएसआई के इर्द गिर्द घूमती है। फर्क नहीं पड़ता कि वहां खालिदा है, वहां शेख है, या वहां पर आने वाले वक्त में रहमान होगा या यूनुस रहेगा। वहां जिस पोषण के साथ काम हो रहा है वहां 1947 में 35%, 1971 में 17%, 2025 में 7% और हो सकता है 2035 में 0 रहे। विजेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी से मैं उम्मीद करता हूं मुझे सुनेंगे, मैंने उनको इंटरवीन नहीं करा। 1971 एक रात लपटते रहे। उस 1971 के बाद 7 दिन तक 4 लाख महिलाओं का वहां बलात्कार हुआ। 1971 की मैं कहानी बताता हूं। दूसरी बार उन्होंने कहा कि कितने वहां पे कुछ नहीं हुआ, ये तो अब होने लगा है। मैं एक लिस्ट लेके आया हूं, उस लिस्ट को मैं आपके सामने गिनाता हूं। चिरबंदर वायलेंस इनकी सरकार, दामू वायलेंस इनकी सरकार, साथिया वायलेंस इनकी सरकार, हुमा वायलेंस। यार मैं ऐसे बहस नहीं करूंगा आपसे। राजेंद्र मेघवाल, भाई ये गलत है, नहीं ये गलत है। आप बहस कर लीजिए ना यार भाई, गलत है। आप विजेंद्र भाई इन्हीं को बुला लिया करें, आप आ जाइए करें। 2014 ये गलत की सरकार है, आप हर बार डिबेट खराब करेंगे क्या सबकी? करते रहेंगे। राजेंद्र आप भाई आज की बात कीजिए ना, मोदी जी को अगर आप हीरो बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं 1971 के अंदर आयरन लेडी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप हो जाए यार, आपका भाषण नहीं चल रहा है, डिबेट है। आपसे तो बोला भी नहीं जा रहा, आपसे चीख नहीं रहा। आने दीजिए विद रिक्वेस्ट भाई, ओपनिंग रिमार्क तो आने दीजिए, बोलिए। अब मत बोलना, अब सुन लीजिए फिर काउंटर करिएगा। मैं बोल रहा था, उन्होंने मुझे टोका था और मैं टोक लूंगा उनको भाई। आप तो रुकिए जरा, फिर क्या मतलब है? आप तो रुकिए जरा। 11 साल आप एक काम कीजिए, हटाइए, आइए इधर आइए, आप बताइए। 11 साल से मोदी जी की सरकार है, इधर आइए, आप तो हाँ या ना में जवाब, आप इधर आ जाइए। आप बताइए 11-12 साल मैं कह रहा हूं आप इधर आ जाइए। 11-12 साल से मोदी जी की सरकार है, तो आप इधर आ जाइए। ये बता दीजिए, अगर कह दीजिए मोदी जी की सरकार नहीं है, इधर आ जाइए, आप कह दीजिए मोदी जी की सरकार, इधर आ जाइए, आप कह दीजिए मोदी जी की सरकार, सारे पैनलिस्ट को आपको ही टोकना है। अब आ जाइए इधर, अब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, सवाल मोदी जी से रुक जाइए अब, और आप सवाल एक मिनट रुक जाइए अब, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वापिस गिना रहा हूं।
चिरमुंदुर वायलेंस, रामू वायलेंस, साथिया वायलेंस, होमा वायलेंस, नरसिंगर वायलेंस, रामपुर वायलेंस, बहुरुद्दीन वायलेंस, मई 2020 में अटैक, काली मंदिर वायलेंस, बुरदनगर वायलेंस, दुर्गा पूजा अटैक, भोला वायलेंस, जिसका गृह मंत्रालय जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी जिक्र किया था, उस भोला वायलेंस के अंदर में भारत में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, और 8 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, 70 साल की महिला का वायलेंस तो आपने ही बता दिए, आपकी विदेश मंत्रालय ने बता दिया। विजेंद्र भाई, राजेंद्र मेघवाल जी, अगर 71 को गिनेंगे आप तो उसके बाद की घटनाओं को नहीं गिनेंगे। 2900 अरे भाई, तो वहां तक पहुंचने तो दीजिए, उसके बाद पहुंचने तो दीजिए। और आप अभी 2-4 वायलेंस गिना रहे। मैं कह रहा हूं नहीं, गलत बात अमितोष, लेकिन सवाल यह है कि उनके दौर में अगर कुछ हो गया तो वो तो कहते भी नहीं थे, यहां तो खुलकर कहते हैं कि भाई हम हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं और हम हिंदुओं को सुरक्षित रखते हैं। 1 मिनट भाई, अब मुझे बताइए, वीएचपी ने भी प्रदर्शन किया, देश भर में प्रदर्शन किया, उससे क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? हमारा संगठन का काम है आवाज बताना सरकार तक। अरे यार भाई, मैं डिबेट नहीं कर सकता। मतलब राजेंद्र मेघवाल जी प्लीज, या तो प्लीज क्या करते हैं आप यार? प्लीज सर, आप डिबेट ही नहीं करने देते व्यक्ति को यार। आप नहीं बन रहे, इससे कुछ सीखने से कुछ नहीं जा रहा आपकी पार्टी में। राजेंद्र मेघवाल जी भाई, हम राजेंद्र मेघवाल से चाहते हैं, हम भाई, चाहते कोई हैं बात नहीं, सब चुप हैं भाई, कोई बात नहीं। आज की डिबेट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब अगले 7-8 मिनट आप बोल लीजिए, कोई नहीं बोल रहा, बोल लीजिए, सिर्फ इतना आप बोलिए, कोई नहीं रोक रहा, काट दीजिए भाई इनको, सुन तो लीजिए, इनको काट दीजिए, बोलिए मन करके बोलिए, चलिए। क्या बांग्लादेश के मामले के अंदर वीएचपी और बजरंग दल तय करेगा? भारत सरकार ने क्या चूड़ियां पहन रखी है? भारत सरकार को दखल करना चाहिए। और तो और, कल हमने देखा पूरे के बंदे मैरी क्रिसमस के अंदर पूरे देश के अंदर गुंडागर्दी करी है, मारपीट करी है, तोड़फोड़ की है। आप बताइए भारत की क्या छवि बन रही है? और प्रधानमंत्री एक तरफ तो सुबह चर्च में जाते हैं, वहां पे प्रेयर करते हैं, और उसके बावजूद आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां पे तोड़फोड़ करते हैं। आप बताइए किसकी जवाबदारी है? और आप कह रहे हो वीएचपी के प्रवक्ता को आप यहां बुला के कह रहे हो ये मामला पूरी तरीके से पोलराइजेशन कराना चाहते हो, जबकि हकीकत ये है, मैं कह रहा हूं भारत सरकार के प्रतिनिधि को बुलाइए और अटल जी से बुलवाइए। वीएचपी के लोगों का क्या भरोसा है? वो तो गुंडागर्दी फैला रहे, आपस में लड़ा रहे, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमारी छवि खराब हो रही है, आतंक फैला रहे हैं, पूरी तरीके से कर रहे हैं, युवाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। आप बताइए धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्या नजीर पेश कर रही है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद? आप इस बात का जवाब दीजिए, पूछ लीजिए इनसे। अभी है सर, अभी 7 मिनट और हैं, बोलिए प्लीज। मैं आपको क्या कह रहा हूं, बोलते रहिए आप। मैं कह रहा हूं आज ये डिबेट खराब हो रही है ना, होने दीजिए, कोई नहीं, आप बोलते रहिए। बजरंग दल और बोलते रहिए आप, बजरंग दल, क्योंकि पता होना चाहिए ना देश को कि कांग्रेस अपने सवालों पर जवाब देती नहीं है, किसी को बोलती नहीं है। कोई बताएगा देश के अंदर क्रिश्चियनिटी क्यों 2004 से 14 के बीच में पोषित हुई? कोई जवाब देगा क्या? कोई बताएगा कि 4000 लोग सिर्फ वहां पर घटनाएं क्यों कांग्रेस के दौर में हुई? आप जवाब नहीं देंगे, मैं दे रहा हूं, आप जवाब नहीं देंगे। 1971 की जंग के अंदर हमारे 54 सैनिक वहां पर थे, आपने 52,000 छोड़ दिए, जवाब नहीं देंगे आप। रुक जाइए, मौलाना नजीब अशरफी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, इनको नहीं टोकेंगे, इनको राजेंद्र जी बिल्कुल नहीं टोकेंगे, इसलिए मैं उनसे सवाल कर लेता हूं। मौलाना नजीब अशरफी साहब, इनका एक एक शब्द इनको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए नजीम साहब, जो बांग्लादेश में हो रहा है यह सियासी मुद्दा नहीं है सर, और माफ कीजिएगा ये धार्मिक मुद्दा है वहां का। अब मुझे ये बताइए, अब कमाल करें, अब उनसे भी नहीं बात करने दे रहे भैया, समझ में आता है, अब उनसे भी बात नहीं करने दे रहे, एजेंडा समझ में आता है। मौलाना नजीब साहब, वहां कोई सियासी मुद्दा नहीं है सर, धार्मिक मुद्दा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है और ये कभी रुकेगा या नहीं रुकेगा? ये कौन सी आइडियोलॉजी है? देखिए विजेंद्र भाई, पहले तो सबको आदाब नमस्कार। दूसरी बात ये है कि आपने मुझे कांग्रेस से जोड़ दिया और सर मैंने आपको कांग्रेस से नहीं जोड़ा, माफी कीजिएगा, मैंने कांग्रेस को आपसे जोड़ा है। दोनों में अंतर है सर, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है सर, उससे रिश्ता जोड़ देते हैं। बोलिए सर। अब इनको चुप करा दीजिए विजेंद्र भाई, अब तो इनको चुप करा दीजिए, मैं अपनी बात रख लूं। बोलिए प्लीज सर, बोलिए। मेरा नाम जो है मेरा नाम NAZIM नाजिम है, नजीब ये गलत हो गया। ठीक है सर, मैं इसको सही करा देता हूं, मैं आगे बताता हूं। ठीक, देखिए जहां तक हमारे भारतवर्ष के जो बाशिंदे हैं, हमारे मुल्क के वतन अजीज हिंदुस्तान के, वो कहीं भी किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखते हो, अगर उनके साथ कहीं अत्याचार, उत्पीड़न या खास तौर से कत्लो गारत जैसी हरकतें अगर पेश आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही शर्मनाक है। मैं सरकारों पर नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो, सरकार कांग्रेस की रही हो, मुझे सरकारों से कुछ नहीं लेना देना, मगर मैं इतना जानता हूँ कि आज के दौर में हमारा मुल्क इतना ताकतवर मुल्क है
कि अगर हमारे देश के जो बड़े ओहदेदारान हैं, वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हो, अगर बांग्लादेश की आंखों में आंखें डालकर ये कहें कि भाई हमारे जो भाई हैं वहां पर, इससे मतलब नहीं है कि वो अल्पसंख्यक क्या है। मैं तो समझता हूँ हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं उनको कमजोरी तो समझा जा रहा है वहां पर, भाई उनको कमी तो आंका जा रहा है, वो कम है वहां पर, तो उनकी आंखों में आंखें सर डालते गलत है हमारे सर, मुल्क के उनको लोग, हिंदू जो माना बड़े जा रहा है ओहदेदारान वहां, हैं, हिंदू माना जा रहा है सर। 17% कम नहीं होते, वही 7% भी कम नहीं होते। माफी कीजिएगा सर, माफी कीजिएगा। और मैं आपसे उस देखिए, सोच को मैं समझना वही चाह रहा हूं, आप- वो तो भाई अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जिंदा जला रहे हैं। देखिए मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आप पहली बात तो मुझे बोलने दें, ऐसा है अल्लाह अकबर ने कहीं नहीं कहा कि आप किसी को जिंदा जला अरे भाई वो दीजिए। लगा रहे हैं नारे पूरे उसके। इस्लाम में, पूरे कुरान में अरे वो नारे लगा रहे हैं, कोई चोरी करता, अगर मेरा खानदान का कोई आदमी चोरी करने लग जाता है, उसे मेरी खाता थोड़ी बताएंगे आप। तो कहिए वो इस्लाम के फॉलोअर नहीं है, कहिए बांग्लादेश के वो लोग इस्लाम के फॉलोअर नहीं है। इस्लाम के फॉलोअर नहीं है, मौका तो दीजिए कहने का, आप मौका तो दीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। और वो भी नहीं है जो कहते हैं कि गुलाम नबी की एक ही सजा सरतन से सुधा, वो भी नहीं है, कहिए। कहाँ की बात कहाँ जोड़ क्या बात करते हैं विजेंद्र भाई? सर मैं सही सवाल कर रहा तो तभी जब हूं, आप कहिए वो भी नहीं है मुसलमान। कमाल करते। अरे सही सवाल करने मौका तो दीजिए ना, बोलने का मौका तो दीजिए। देखिए चाहे वो सर तन से जुदा का नारा हो, चाहे वो कत्ल व गारत का नारा हो, चाहे किसी को दुख दुखाने का नारा हो, ये इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं हैं। ये इस्लाम से, कुरान हदीस मुबारक से इनका कोई लेना देना नहीं है सर। वो इस्लाम के लोग नहीं। मेरी बात बुरी लग सकती है सर, वाकई में लग सकती है। मैंने नहीं देखा कि जो ये नारे लगा रहे थे उनको किसी मस्जिद में जाने से रोक दिया हो, मैंने नहीं देखा है अब विजेंद्र कि उनको समाज में बहिष्कार कर दिया हो कि भाई आज से आप मुसलमान नहीं है। हुआ क्या है? मैं कहता हूं जितने लोगों की लीचिंग हुई है, चाहे वो हमारे भारतवर्ष के लोग बाहर हो या हमारे भारतवर्ष में कोई मुसलमान हो, तो आपने कभी कहा है कि वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है? आपने कहा ये चीज कि वो हिंदू लोग नहीं है, वो सनातनी नहीं है? वो यहाँ के लोग, यहाँ जो लिंचिंग हो रही है या बाहर किसी विदेश में हो रही है, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो या मुस्लिम, किसी की भी लिंचिंग हो रही है, मैं समझता हूँ धर्म ताल्लुक से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उसका कोई वास्ता नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, ये बात तो आप जानते हैं। दूसरी बात, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ फरमाने वाली शान है, अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा सो जाए तो आपको लानत है उस खाने पर। तीसरी चीज, आप ना सर इसको पूरा कीजिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। ठीक है सर, अब ठीक है, वापस आपके पास आऊंगा। अटल खंडेलवाल जी, क्या सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और यह बता देना कि 2900 घटनाएं वहां घट चुकी हैं, मैं इसको उपलब्धि मानूं या कमजोरी मानूं? देखिए विजेंद्र जी, बात ऐसी है कि न तो ये उपलब्धि है और जहाँ तक कमजोरी की बात है तो वो भी नहीं है। ये बेसिकली जो हम लोगों की संस्कृति है उसका इशू है, और हमारी संस्कृति में कठोरता नहीं है, और हमें समभाव के बचपन से वो लक्षण सिखाए गए हैं। वो अलग बात है कि दूसरे पंथ के लोग इस समभाव को कमजोरी मानते हों। अब रही बात बांग्लादेश की, तो देखिए जितना कांग्रेस के राजेंद्र जी कह रहे थे बात पर 1971, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 71 के अंदर 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया और 54 सैनिकों को लिया नहीं गया, ये भी तो सत्य है। तो वो माने ना कि ये भी वहीं पर हुआ था। और एक और बात विजेंद्र जी, इशू क्या है कि अभी जो एक माहौल बांग्लादेश का, मुझे बताइए कि वहां अल्पसंख्यक महफूज रहे, उसके भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? बिल्कुल है, और हम लोग बहुत बारीकी से नजर भी रखे हुए हैं। हम अभी देखो दीपू दास के हत्यारों की गिरफ्तारियां शुरू भी हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई है। सर तब तक तो वो भी गिरफ्तारी ना सुनिए, देखिए बात ये है कि बांग्लादेश संप्रभु राष्ट्र है, और उसके अंदर जाने से पहले उस स्थितियों में जाने से पहले 1971 में अभी बोलने देते ना, 1 करोड़ शरणार्थी, 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या, रेप 2 लाख, ये सब उस वक्त हुए थे। अभी वो स्थिति होगी तब मानना, ये आयरन लगा रखा है, ये आयरन नहीं, ये भारतीय सेनाओं का दम्भ था। और आज उन्हीं सेनाओं पे आप क्वेश्चन लगाते हो, क्वेश्चन मार्क करते हो। वो जहां पर भी, मैंने पहले ही कहा था कि राजेंद्र जी और किसी को नहीं बोलने देंगे, नसीम साहब को बहुत अच्छे से बोलने दिया, मुझे अच्छा लगा। गौरी शंकर जी,
एक अंतिम सवाल है सर, जो 2900 आंकड़े गिनाए हैं, मुझे भी नहीं आ रहा है कि उसका मतलब क्या निकालूं। क्या वो उपलब्धि है, हमारी कमजोरी है, या हम बता रहे हैं कि नहीं ये 3000, 3500, 4000 हो जाएंगे तब शायद हम एक्शन लेंगे। या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम बता रहे हैं कि देखिए वहां चल क्या रहा है। देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसका हमें पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन लेना चाहिए, और जो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं कट्टरपंथी, उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव होना चाहिए। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए और देशों के साथ बातचीत करनी चाहिए कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो सर रहे हमें हैं, समझ नहीं आया उनकी ऑपरेशन publicity- सिंदूर के बाद कि हमारे समर्थन में कितने देश हैं, उनके ऊपर डिप्लोमेटिक नहीं आए हमें मिशंस समझ में। सामने आए। क्या अरेबियन कंट्री हमारे सिर्फ समर्थन में भारत आएगी? अकेला क्या चाइना आएगा? कौन आएगा हमारे समर्थन में सर? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमान, आपका सबका शुक्रिया।